सैनी सर, चूंकि राहुल गांधी का भी जिक्र आ गया, फाइट का भी जिक्र आ गया, तमाम सारी जो छापेमारी की जो चर्चा है जो वो तो लगातार चर्चा में बनी हुई है। सर, एक तरफ राहुल गांधी हैं जो एक नई सियासत भारत जोड़ो यात्रा के बाद से लगातार दिख रही है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि वो भारत जोड़ो यात्रा के बाद से लगातार चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं। अलग अलग मुद्दों पर जो डिबेट है उनकी, अलग अलग मुद्दों पर जो संवाद है उनका, उसकी वजह से वो चर्चा में है, और उसके कई सारे उदाहरण हम सब लगातार देखते चले आ रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसका जिक्र मैंने अखिल स्वामी सर के साथ सवाल में भी किया था कि जो लगातार इनका जो भी प्रयास है वो सब उल्टा पड़ जाता है, और उसको लेकर के बहुत सारे लोग मतलब बोरी भर सवाल लेकर के उतर जाते हैं सोशल मीडिया पर। जिस सोशल मीडिया का इस्तेमाल 2013 में चुनाव प्रचार के अभियान के लिए किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा, तत्काल उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री के द्वारा, उसी सोशल मीडिया पर बोरा भर भर के सवाल लोग उठाते हैं। उज्ज्वला योजना को लेकर के एक खबर अभी बीते दिनों आई थी जब सस्ता किया गया था। हालांकि आज जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं उस समय फिर और सस्ता कर दिया गया, सब्सिडी और बढ़ा दिया गया, और अब उज्ज्वला योजना वाला जो सिलेंडर है वो 600 रुपए में दे रहे हैं मोदी जी। सर, ये जो पूरी कार्रवाई है छापेमारी की, क्या ये केवल और केवल चर्चा में कौन बना रहे इसकी लड़ाई है? ये माना जाए कि अब चर्चा में, जब चूंकि भाई मोदी जी पिछड़ रहे थे, जैसा सोशल मीडिया का डेटा पीछे आया था, सोशल मीडिया पे लोग राहुल गांधी को सुन रहे हैं। लोकसभा टीवी तो भाई ठीक है कि उनका कैमरा हम नहीं दिखाएंगे आपको, तो आप क्या कर लीजिएगा, लेकिन सोशल मीडिया पे लोग राहुल गांधी को सुन रहे थे। एक इस पर आपकी टिप्पणी। दूसरा, जो हालात आज बने हुए हैं, इस हालात को आप कैसे देखते हैं, चूंकि आप इमरजेंसी का दौर भी देख चुके हैं? ओम सैनी सर। का एक तरीका है। हाँ ठीक है, ठीक है, जी जी, बोले बोले, आवाज आ रही। ये आतंकित करने का तरीका है, और ये इसका अनुभव मुझे जब मिसेस गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ था। और अगले दिन अखबार में विद्याचरण वगैरह इन लोगों के कहना था कि कुत्ता भी नहीं भौंका, और लोग यूं पकड़ के चूहों की तरह से बंद कर दिए गए। जब हम लोगों ने कहा था कि जब भी जनाधिकारों पे कोई हमला होगा तो चाहे मिसेस गांधी हो या कोई और हो, हम लोग अवश्य खड़े होंगे। ये एक राजस्थान से मेरा ख्याल है कि मैं अकेला था जिसको कि उन्होंने पकड़ के मीसा में बंद किया। लेकिन अभी तो अघोषित ऐसा आपातकाल है जिसमें कुछ कोई पकड़ भी नहीं सकते, मतलब कोई अंदाज आरोप भी नहीं लगा सकता कि आप आपातकाल आपने लागू कर दिया, उस तरीके से ऐसा कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता ये है कि जिस तरीके से हम लोगों ने बर्दाश्त करना शुरू किया है कि कोई किसी भी देश की हिस्ट्री के बारे में, किसी भी देश के स्वरूप के बारे में कोई टिप्पणी करे और उस पर टिप्पणी करते करते इस हद तक चला जाए कि उसको रिजेक्ट कर दे, और एकेडमिक्स में भी उसको डिस्कस करने पर कुछ न कुछ आरोप लगा दें, इस तरह का सिलसिला पिछले 9 साल में बहुत हुआ है। हमारे जितने भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है उनके अंदर उस तरह का विचार और चिंतन नहीं होता। नए इत्तेफाकियों को कोई जगह ही नहीं है। अगर जिस किसी का भी शासन वो चाहता है कि उसी के बारे में चर्चा की जाए, कोई कुछ और नहीं। ये तो अभी ये सब चीजें चल रही हैं, तो इनको उनका एक ख्याल था कि इन पत्रकारों को, अगर ये जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बन रहे हैं, इनको अगर दबा दिया जाए तो इसका अच्छा असर होगा। उनको नहीं मालूम था कि जो इनको जो जिनका पैसा लगा है इसमें उनका स्वरूप क्या रहा है। मेरा ख्याल है कि वो जेएनयू से ही निकले हुए हैं मिस्टर सिंघम, ये पता कीजिएगा आप। और उसके बाद में उन्होंने जो पैसा कमाया है उस पैसे को वो प्रोग्रेसिव एक्टिविटीज में लगाते हैं, प्रोग्रेसिव विचारों को पल्लवित करने में लगाते हैं। तो उसमें व्हाट इज रॉन्ग इन इट? आप पता कीजिए सीआईए से और इन सब से कि इधर हिंदुस्तान के कितने हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है जिनको वो फाइनेंस कर रहे हैं, ये पता लगेगा। आप देखिए, अगर धीरे धीरे बातें सामने आएंगी तो ये पता लगेगा। तो ये फंडिंग एजेंसीज का काम सिलसिला चलता रहा, लेकिन ये तो बहुत नीट एंड क्लीन काम है न्यूज क्लिक का। तो आप जो कुछ कर रहे हैं उसका सारा हिसाब किताब जो आया है उसका पता है। उसमें आप क्या बता रहे हैं कि साहब चीन की वो कर रहे हैं, चीन की नहीं कर रहे हैं, तो उस पर ये समझ में आया नहीं। लेकिन सामान्यतः जो लोग मैदान में हैं और जो इस वक्त जिस तरह के पत्रकार हैं, उन पत्रकारों में बड़ा भय व्याप्त हो जाएगा, क्योंकि उनकी आदतें एक अलग किस्म की हो चुकी, उनकी प्रवृत्तियां और उनका एटीट्यूड बहुत अलग हो गया है, उनका जीवन स्तर बहुत अलग हो गया है। वो मिशन के साथ में पत्रकारिता का सिलसिला जो करते थे अब नहीं है, ऐसा लगता है। मुझे याद है कि जब मिसेस गांधी के वक्त में जब गरीबी से बहुत तंग आ रहे थे, पूरा मुल्क तंग आ रहा था, और एक वैचारिक लड़ाई मिसेस गांधी ने लड़ने के बाद में हैसियत हासिल की थी, और हैसियत हासिल करने के साथ में ही
उस वक्त अजीत रॉय थे, अजीत, हाँ, जगदलपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स पर गरीबी हटाओ एक किताब लिखी थी। वो किताब बड़ी पॉपुलर हुई थी और वो गरीबी हटाओ के नाम से ये सब चीजें स्टार्ट हुई। तो मैं राजस्थान का संदर्भ मुझे ठीक से याद है कि सारे ट्रेड यूनियन, सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सारे रेजिडेंट यूनियंस, आप, एनएसयूआई तो नहीं थी उस वक्त उस तरीके से, और ये विद्यार्थी परिषद भी सांस्कृतिक सामाजिक संगठन था, ये पॉलिटिकल वो नहीं रखता था, लेकिन एआईएसएफ, एसएफआई और युवजन सभा ये लोग बड़े एक्टिव थे। तो एक बड़ा इतना जबरदस्त आंदोलन क्रिएट हो रहा था। हमारे नेता जयप्रकाश नहीं थे, हमारे नेता तो हमारे ही लोग थे जो लोग संघर्ष कर रहे थे। ये तो बाद में मुझे ये समझ में आया कि ये तो गोयनका जी ने बिठा लिया इनको ला करके, और जेपी को जो अलग तरीके से व्याख्या करते हैं, लेकिन हकीकत यह कि कोई लेन देन नहीं था। और मुझे तो ठीक से याद है, मुझे कहा गया था कि मुझे जेपी का स्वागत करना है माला पहना करके। तो मैंने अपनी पार्टी के सेक्रेटरी जो पुनमिया जिनकी डेथ हो चुकी है, मैंने कहा कि मैं नहीं पहनाऊंगा, मैं जानता हूं इनका इतिहास, ये कैसे डेविएट होते रहे हैं। तो जब आप बहुत ज्यादा कट्टर हो जाते हैं, डोगमा में फंस जाते हैं, तब इस तरह की बातें आप करने लगते हैं। तो वो हुआ। लेकिन ये सच है, ये सच है कि एक भय मैंने देखा, और जेल में बैठे बैठे हमने देखा कि कुछ भी नहीं हो रहा है। वो तो बाहर जब मिसेस गांधी ने जब आपातकाल हटाया और अचानक देखा कि इतनी जबरदस्त गोलबंदी हो गई, और गोलबंदी को इस कदर लोगों ने वोट किया जिसकी हद नहीं। लेकिन अभी मुझे वो उस बात में, अभी के बात में फर्क नजर आता है कि पुनः सारी जातियां जीवित कर दी, पुनः सारे वर्ण जीवित कर दिए, पुनः सारे जितने भी रियासती कालीन थॉट था वो वापस लोगों को घेरने लगा। सारा ऑर्थोडॉक्सीज आ गई वैसी के वैसी, जो सबसे निजात पंडित नेहरू की वजह से जो एक साइंटिफिक सोशलिज्म के लिए निगाह बनने लगी थी देशव्यापी, और जो उनकी सरल जुबान में लोगों को समझ में आने लगा था, जो बापू के बाद में कोई अगर आदमी जो समझने समझाने का सिलसिला लोगों के साथ में करता था तो पंडित नेहरू ही थे। वो सारा सिलसिला था। लेकिन इन्होंने सब उल्टा कर दिया, वापस वर्ण बना दिया, वापस जातियां बना दी, वापस अब बड़े पेटी इंटरेस्ट बना दिए। इसलिए ये सब, हम लोग तो जातियों के समूल नष्ट करने की बात करते थे, अब तो जातियां पुनः अवतरित हो रही हैं, उनकी ताकत के साथ में अपना हिस्सा मांगने का सिलसिला हो रहा है, चाहे एससी हो, एसटी हो या ओबीसी हो। तो ये एक अलग किस्म का एक दृश्य है जो हमारी कल्पना से बाहर है, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग और हमारा पढ़ना लिखना और हमारा सारा स्वरूप उस तरीके का था जिस तरीके का शायद त्यागी जी या स्वामी जी समझते होंगे इस बात को कि किस तरीके के वातावरण में हम लोग जीवित हुए थे, लेकिन बढ़े थे और कैसे चले। लेकिन अभी तो बिल्कुल अलग हो रहा है। आज जो हो रहा है, मैं इसके लिए इसलिए कहना चाहता हूं कि एकजुट होना चाहिए पत्रकारों को, और इनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए, इनकी मदद के लिए जाना चाहिए। लेकिन ये देख रहे हैं कि कैसे कैसे लोगों को, कप्पन को क्या किया है, कितने साल जमानत के लिए तरसा दिया। इधर कोरेगांव के जो लोग बैठे हुए हैं उनका क्या हो रहा है। तो ये आइसोलेशन में जाने के बाद में फिर कोई ख्याल नहीं रखता है। वो देखिए ना, अभी आप पार्टी के ही जो हेल्थ मिनिस्टर है उनका क्या हाल है, संजय सिंह उनका दूसरे जो है उनका क्या हाल है। तो ये इन हालात को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्र सत्ता के बदलाव और राष्ट्र सत्ता पे ठीक तरीके के लोगों का आना बड़ा जरूरी है। मुझे लगता है कि इंडिया ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए बड़ा बेहतर जरिया है। तो मोदी जी हमसे तटस्थ भाव से नहीं कह सकते, नहीं नहीं हम तटस्थ जर्नलिस्ट पत्रकार की तरह से बोलेंगे। तटस्थ क्या, आप तो सब कुछ छिन गया, सारे इंस्टीट्यूशंस तहस तहस कर दिए, सारे इंस्टीट्यूशन कैप्चर हो गए। ऐसी स्थिति में अगर तटस्थ रहेंगे तो वक्त हमें माफ नहीं करेगा। निश्चित रूप से जो लोग अभी हमारी आज़ादी की गारंटी ले रहे हैं, हमारे मसलों को हल करने की गारंटी ले रहे हैं, उनके साथ में जुड़ने की बात इंडिया इसलिए मुझे पसंद आता है कि यस, हाँ हो रहा है ये जो कुछ बहुत बेहतर है। दूसरा मुझे लगता ही है कि हम जो ये न्यूज़ पोर्टल पे जो बोलते हैं और जो सुनते हैं लोग, तो उसमें ये तटस्थ भाव चलता भी नहीं है। अब तो जहां भी जाते हैं उससे पता लगता है कि भाई आप किधर हैं, तो कोई राइट का तो आता नहीं है, इधर राइटिस्ट तो कोई बैठता ही नहीं है, वो तो गए। अब तो सेंट्रिस्ट और लेफ्टिस्ट इधर न्यूज पोर्टल्स पे आ रहे हैं, तो उनको अपनी बात कहनी चाहिए और उनको उस तरीके से जुटना चाहिए। लेकिन मुझे याद है कि 19 महीने मैंने जो भुगते हैं, उस वक्त मैंने इन राजनेताओं को जो देखा अंदर, तो मैं दंग रह गया कि इससे बेहतर है कि कुछ और किया जाए राजनीति में शिरकत करने के बजाय। क्योंकि जितनी कमजोरियां और जितने इनके स्वरूप थे वो बड़े अजीब अजीब थे। लेकिन
मैं उसको आज में नहीं जोड़ना चाहता, लेकिन मैं अपने लिए बता रहा हूँ कि मैंने तो इसलिए अपने आप को अलग किया और जर्नलिज्म का सिलसिला लिया। आज 80 बरस का हो गया मैं, लेकिन उस वक्त तो जवान ही था जब मैं जेल में गया था, तो उस वक्त की बात बहुत अलग थी। अब मैं जी समझता हूँ कि अभी जो कुछ इंडिया के लोग सोच रहे हैं और इन पत्रकारों के साथ में जो हो रहा है, साथ में जो हो रहा है, हमें उसके साथ में जुड़ना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। और ये सारी चीजें सामने खुल गई हैं, अब तो कुछ छिपा भी नहीं है। अब अब भयभीत मतलब भय हटना चाहिए लोगों के बीच से, और इसके लिए कोशिश मेरा ख्याल है कि पोर्टल जितने भी हैं, जितना इम्पैक्ट डाल रहे हैं, इनका असर होता है लोगों पर, और उसका असर होने से ही लोगों में हौसला आएगा। जो नई पीढ़ी पत्रकारिता में बैठी है उसमें भी शायद चेतना पैदा हो तो हो, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए। जी, ओम सैनी सर, मैं आपके पास आता हूँ। सर, ये जो अभी हम बात जब मुद्दों की कर रहे हैं, तो एक बड़ा खुलासा, आज खुलासे की भी बात कर ली जाए, एक बड़ा खुलासा सुप्रिया सूले ने भी किया। सुप्रिया सूले ने ये बात कही है कि जो अभी हनीमून का पीरियड खत्म नहीं हुआ है और दिक्कतें पहले शुरू हो गई हैं। पवार साहब गायब हो जा रहे हैं कैबिनेट की बैठक से लेकर के और अमित शाह की मीटिंग तक से, और फिर एक नाथ शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस साहब चले जा रहे हैं अमित शाह से मिलने दिल्ली में। सुप्रिया सुले का जो ये खुलासा है, क्या सर ये जो बदले हुए रुख की जिसकी चर्चा होती रहती है, बदले हुए रुख को कहीं ना कहीं देखने लग गए हैं पवार साहब, और उसी के अंतर्गत ये सारी चीजें हो रही हैं? एक्सपीरियंस है, सर, उन्होंने पूरा जी श्रीमती जी गांधी का पीरियड भी देखा है और खुद भी समझते हैं। वो कभी भी ऐसी जगह नहीं जाएंगे जहां पर कि कुछ विपरीत होने वाला हो। वो नहीं, निश्चित वो रूप से पहचान रहे अजीत हैं। पवार को लेकर उन्होंने बोला है सर, अजीत पवार को हाँ, लेकर। अजीत पवार जी पवार साहब तो अजीत पवार अब शरद पवार साहब जब कहते हैं उन पे आप, मुझे यूं लगता है जैसे कि शरद पवार साहब की कठपुतली है, या एक खानदान कुछ ऐसा है कि कुछ अलग तरीके से राजनीति करता है और लोगों की उसके अंदर आस्था है। और वो कैसे पवार साहब उसको अपने साथ में नियंत्रित करके रखेंगे, ये समझ से परे आता है। लेकिन चूंकि जो लोग बहुत पास में बैठे हैं, मतलब राहुल गांधी भी देख रहे हैं इस बात को, और खड़गे साहब भी देख रहे हैं इस बात को, और शिवसेना के सारे नेता देख रहे हैं, तो वो ज्यादा समझते हैं ठीक तरीके से कि ये सब कुछ हो रहा है, उससे कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। सूले ने जो कहा वो ठीक है, लेकिन ये तय है कि जिस तरीके से शरद पवार का अपना रवैया रहा है, वो बहुत अलग किस्म का रहा है। और उनके रहते हुए जब उन्होंने एक बार कह दिया है मराठा मानुस सारे इंडिया के साथ में रहेंगे, तो वो निश्चित रूप से मेरा ख्याल है कि रहने ही चाहिए, क्योंकि वो इस तरह की दोगली बात नहीं करते कि इधर कह तो दिया, लेकिन हाँ वो जगह 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 उनका मूवमेंट जरूर देखने को मिलता है जो संकेत करता है। लेकिन वो बात ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि अभी सारे लोग निगाह डाल के बैठे हुए हैं। सारा पूरा एनडीए का इंडिया का जो ग्रुप है वो ठीक तरीके से देख रहा है कि हमारे लोग किस तरीके से कहाँ क्या काम कर रहे हैं। कुछ भी अटपटा होने पर खट से रिएक्ट होगा और वो हमारे सामने होगा।